नमस्कार साथियों। आज मैं BTSC ANM जो 10,779 पदों पर बहाली आई थी, जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत था, उस संबंध में अपनी स्पष्ट और क्लियर राय रखना चाहता हूं। जो एक कानून के जानकार भी कहते हैं और जो सरकार में भी जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी जो कहते हैं, वो स्पष्ट बात मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो छात्राओं को बरगला रहे हैं। कई तरह के यूट्यूबर हैं जो अपना चंद व्यू के लिए छात्राओं के बीच गलत जानकारी परोस रहे हैं। BTSC के द्वारा जो बहाली आई थी, यह बात तो क्लियर और स्पष्ट है कि 2018 के रूल से बहाली आई थी। उस समय जो बहाली निकली थी, उस समय 2018 के रूल के नियमावली के हिसाब से ही बहाली आई थी, जिसमें यह बात मेंशन था कि 2018 का जो रूल था उसमें था कि जितने आपको ANM फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ओवरऑल मार्क्स हैं, उस परसेंटेज को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि उसका वेटेज 60% दिया गया था। और उसके बाद जो है सो 25 अंक एक्सपीरियंस का जोड़ा गया था और 15 अंक हायर डिग्री का जोड़ा गया था। कि जो लोग हायर डिग्री जिनके पास है, इंक्लूडिंग GNM हो या BSc नर्सिंग हो, उनके लिए रखा गया था 15 अंक, और 25 अंक एक्सपीरियंस वालों के लिए जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, जो 1 साल जो इन्होंने काम किया होगा और वो अपना एक्सपीरियंस लगाए होंगे, तो उनको 5 अंक, और जो 5 साल के होंगे उनको 25 अंक। इसी तरह से सरकार अचानक जब नई नियमावली, एक पत्र आया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सामान्य प्रशासन का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था सामान्य प्रशासन विभाग को। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 अप्रैल 2023 को एक नोटिस निकाली थी कि अब किसी भी नियुक्ति में एग्ज़ाम का प्रावधान किया जाएगा, चाहे वो नियुक्ति कोई भी हो, उसमें एग्ज़ाम का प्रावधान करना है। और उसी लेटर के बाद और उसी दौरान नियमावली भी ANM हो, GNM हो, पैरामेडिकल हो, तमाम तरह के पदों के लिए, जैसे OT असिस्टेंट हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ECG टेक्नीशियन हो, LT हो, लैब टेक्नीशियन हो, ड्रेसर हो, सैनिटरी इंस्पेक्टर, डेंटल हाइजीनिस्ट हो, डेंटल मैकेनिक्स हो, तमाम तरह के पदों पर जो है सो नियुक्ति के लिए नियमावली नए सिरे से संशोधन की बात कही गई और तमाम तरह के नियमावली को संशोधन के प्रोसेस में लाया गया। और उसमें जो है सो सभी में एग्ज़ाम का प्रावधान था और उसी में ANM का भी नियमावली था। और उसी नियमावली में सरकार के द्वारा उसमें परिवर्तन, संशोधन की गई, और संशोधन का जो अंश था वो फिर से BTSC को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भेजा गया। कि उसमें संशोधन का जो मुख्य अंश था उसमें था कि अब एक रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा, और रिटेन एग्ज़ाम के बाद रिटेन एग्ज़ाम का भी गिनती वही था। मतलब कि वो क्वालिफाइंग होगा, जो लोग क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे उस एग्ज़ाम को, उसके बाद लोगों को जो है सो उसमें एक्सपीरियंस का वेटेज और फिर बाद में जोड़ा जाएगा। मतलब जो लोग रिटेन क्वालिफाई करेंगे उनको और उनके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उनको एक्सपीरियंस का अंक, और जिनके पास हायर डिग्री है उनमें हायर डिग्री का अंक जोड़ा जाएगा। इस दौरान उस रूल को फिर से फाइनल करके BTSC को भेजा गया कि उसी रूल, जबकि उस रूल का फाइनल कॉपी आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। वो रूल अभी तक फाइनली पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। सरकार उसको पब्लिकली नहीं की है, लेकिन एक लेटर भेज दी डायरेक्टर इन चीफ के द्वारा कि इसमें एग्ज़ाम लिया जाए, और उसी लेटर के बेसिस पर और उसी में क्वालिफाइंग पेपर जोड़ दिया गया कि जो एग्ज़ाम पास करेंगे उनका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और एग्ज़ाम हुई तो CBT हुआ। जो लोग 10 साल 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर कर रहे थे, कई लोग बहुत ओल्ड एज के थे, उन लोगों का शिकायत था कि उनको CBT यानी कि कंप्यूटर चलाना वो नहीं जानते हैं। क्योंकि ये बात वास्तविकता थी कि जो लोग पहले से कंप्यूटर से दूर तक दूरी रहा है, वो लोग नहीं चला पाएंगे। उसके बाद उन लोगों ने ये भी केस किया कि कई लोगों का ये था कि हमने बहुत दिन पहले पढ़ाई की है और हम अस्पतालों में काम कर रहे हैं, मरीजों के बीच रह रहे हैं, हमारे पास पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है, या फिर हम अब बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं। प्रैक्टिकली चीज़ बस याद है, थ्योरेटिकली बहुत सारी चीज़ें जो पूर्व से जो 5 साल 7 साल से काम कर रहे थे, वो लोग प्रैक्टिकली तो बहुत
स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं, ऐसा उन लोगों का कहना था। और उसके बाद कई स्टेट्स में इन लोगों ने केस किया। यहाँ बिहार में, बिहार हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर किया। रीट याचिका दायर करने के बाद जो है सो कई स्टेट्स में इस तरह के जो हाई कोर्ट के जजमेंट रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में भी, जो जिस रूल के तहत बहाली आई और विज्ञापन के लास्ट डेट तक अगर उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है तो वही रूल से बहाली होना है। तो उसी का ग्राउंड लगा करके इन लोगों ने जब हाई कोर्ट में रीट किया, सुनवाई हुई। इस दौरान जो एएनएम का एग्ज़ाम होना था, एग्ज़ाम भी हो चुका था, काउंसलिंग भी चल रही थी, अंतिम स्टेज में था। अगर और कुछ दिन डिले होता तो शायद इसका ज्वाइनिंग भी हो सकता था, अगर स्टे नहीं लगता तो। और इस दौरान जो जजमेंट आया, वो जो एएनएम एग्ज़ाम दी हुई थी, क्वालिफाई की हुई थी, इनसे उनको बहुत आघात पहुंचा, उनको चोट पहुंचा है। उनको लग रहा था कि अब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन ऐसे हालात में उन पर रोक लगा दिया गया है। अब सरकार के जो जजमेंट आया है, जजमेंट की कॉपी सरकार अध्ययन कर रही है। उसके बाद सरकार को अगर अपनी पक्ष रखने का होगा, इसके खिलाफ जाने का होगा, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीटीएससी की तरफ से, और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष लड़ेगी। अगर सरकार को लगेगा कि इस जजमेंट का विरोध करना चाहिए तो सरकार तब इस एग्ज़ाम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ये तो सरकार पर हो गया। इसी बीच कई कैंडिडेट्स भी हैं जिनको कई यूट्यूबर्स, कई लोग बरगला रहे हैं, कई लोग झूठी बातें कह रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं इसमें जो पैसा कलेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, बच्चों से पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। इन सारी लोगों को, तमाम एएनएम की छात्राओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। किसी को भी 1 रुपया आप मत दीजिए। अगर आपको किसी अच्छे वकील से राय लेना है तो आप खुद 2-4 लोग, 5 लोग का, 10 लोग का ग्रुप बना करके आप उससे बात करिए, वकील से राय लीजिए। लेकिन किसी को भी 1 रुपया पहले मत दीजिए। और जब राय लीजिए, उसके बाद जो राय आता है, उस जजमेंट का कॉपी अध्ययन करने के बाद कोई लॉयर अगर अच्छी बातें बताता है आपको, तो उसके बाद उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अन्यथा सरकार अगर इस जजमेंट का विरोध करने जाती है तो आप, ठीक है आपके लिए, अगर विरोध नहीं करती है तो इसका मतलब सरकार जो उन जजमेंट पर है, उस जजमेंट के हिसाब से सरकार काम करना चाहती है। और सरकार के पास दो चीज़ है। अगर सरकार जजमेंट के खिलाफ जाना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, या कोई और भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, कैंडिडेट्स या दुनियादारी, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रह जाएगा इसके पक्ष में कि एग्ज़ाम रद्द होगा या कुछ भी, या एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा, तो फिर उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसे में नियुक्ति बहुत दिनों तक लटक सकती है। और सरकार के पास दो चीज़ ये भी है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, दूसरी बात गवर्नमेंट इस नियुक्ति को रद्द भी कर सकती है। क्योंकि अगर सरकार पर दबाव बना तो सरकार अपने ऊपर कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहती है। चुनाव का माहौल है और सरकार हमेशा चाहती रही है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट अप्लाई करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट लोग जाने। तो आप सबको ये चीज़ समझना चाहिए, हर हाल में समझना चाहिए। किसी के बहकावे में किसी के कोई 1 रुपया मत दीजिए। कोई कहे कि हम नौकरी लगवा देंगे, कोई कहे कि हम ये करवा देंगे, कोई कहे कि काउंसलिंग होगा तो हम नौकरी लगवा देंगे। किसी को भी 1 रुपया मत दीजिए। आप सबसे लोग रुपए का उगाही करना चाहता है। कुछ लोग जो हैं सो सिर्फ यही उनका काम है। कुछ लोगों से बच के रहिए। कुछ लोग नौकरी के नाम पे कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हम केस के नाम पे पैसा दीजिए, हम करवा देंगे। तो ऐसे लोगों को पहले आप लोग खुद, आप सभी छात्राएं एक्टिव हैं, सबको जानते हैं, आप लोग खुद अच्छे लॉयर से बात करिए, उसके बाद ही किसी को 1 रुपया दीजिए। और किसी को 1 रुपया मत दीजिए। आप खुद से उस चीज़ को यूटिलाइज करिए, आप खुद से लॉयर से बात करिए, क्योंकि आपके दिए हुए रुपए से लोग आपका ही फ़ायदा उठाएंगे और वो उन पैसों का अपने कामों में खर्च करेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से सावधान रहिए। काउंसलिंग के नाम पे भी अगर कोई 2 रुपया मांगे तो उसको 1 रुपया मत दीजिए, क्योंकि काउंसलिंग जब भी होगा तो 32,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर पुराने रूल से होता है तो, अगर सरकार कहे कि जजमेंट के आधार पर करेंगे तो पुराने रूल से किया जाएगा। तो पुराने रूल से होगा तो उसमें काउंसलिंग होगा 3 गुना लोगों का। 10,000 सीट था, लगभग 32,000 बच्चों को क्वालिफाई उसके लिए शॉर्ट लिस्ट करेगा। और उसके बाद फाइनल, उसके बाद जो है सो काउंसलिंग होगी, डीवी होगी, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगा। इसलिए कोई अगर कहता है कि पैसा दीजिए ये वो, तो किसी को 1 रुपया मत दीजिए। और हर तरह से आप अगर कानून का में जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं इस जजमेंट के खिलाफ, तो राय लीजिए वकील से। उसके बाद आप अपना कदम बढ़ाइए। किसी को 1 रुपया मत दीजिए। लोग आपके पैसा का उगाही आपके
आपके साथ जो हुआ है उस चीज़ का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है। कई ऐसे दलाल लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। सरकार के जजमेंट, इस जजमेंट के खिलाफ सरकार का अगला क्या कदम होता है, इस चीज़ पर भी आप अपना नज़र बनाए रखिए, क्योंकि सरकार जजमेंट के लिए, इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में लड़ रही थी, आपके पक्ष में लड़ रही थी। तो सरकार आगे भी लड़ती है या नहीं लड़ती है, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लीजिए और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। मैं आप सबके बीच यह सारी बातें बताना चाहता था, रखना चाहता था, जिससे कि आप लोग इन चीज़ों को समझें, किसी के बहकावे में नहीं है। और जहाँ कहीं भी आप हैं, अपनी तैयारी रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए, किसी भी निर्णय से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने 18 महीने 24 महीने ट्रेनिंग की है, मरीजों की सेवा की है, अपनी पढ़ाई की है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत बन रहिए, किसी भी निर्णय से घबराइए नहीं, उसका डट कर सामना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।